गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। कल हमारे सुधीर पाठकों ने न्यूज़ में सुना कि 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जी जोशी द्वारा यह बैठक ली गई और इसलिए भी ली गई कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत का जो गणराज्य है, सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और मतदाताओं का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। जैसे अभी आप काउंटिंग का रिजल्ट देख रहे हैं, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कौन करेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये रुझान अभी आप देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि जो संसद है, विधायी निकाय तो है। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, बजट अधिवेशन होता है एक। ये होता है फरवरी से मई। बच्चों, आप या तो लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बजट सत्र चल रहा है फरवरी से मई। फिर चलता है मानसून सत्र। मानसून जो अधिवेशन है वो चलेगा जुलाई से अगस्त। ठीक है। अब आ रही है बात शीतकालीन सत्र की। विंटर सेशन कैसे चलेगा? शीतकालीन जो सत्र है ये चल रहा है नवंबर और दिसंबर। आज का वीडियो का फोकस इसी पर है। कल जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जोशी जी द्वारा इसलिए लिया गया कि आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जो शीतकालीन सत्र होगा उसको कैसे संचालित करना है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, कितने विधेयक रहेंगे, एक व्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने सदस्यों को सूचित किया। 18 विधेयक प्रस्तावित हैं और यह 19 दिन चलने वाला सत्र है। 115 इसमें बैठकें प्रस्तावित हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में यह बताना है कि शीतकालीन सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए कुछ संशोधन होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का 128वां संविधान संशोधन हुआ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में पास हुआ। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी एक जस्ट बैकग्राउंड के लिए कि कई प्रयास किए गए परंतु सफलता नहीं मिल पाई थी। 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा, 1998-2003 में एनडीए सरकार द्वारा 4 बार इसको पेश किया गया। 2009 में यूपीए ने किया था, बहुत विरोध इसका हुआ था, और 2010 में भी प्रयास किया गया, 2014 में भी, परंतु सत्र जो अपन का संविधान बन सका, इसका अधिनियम बना, वो बना सितंबर 2023 में। अब जो 4 दिसंबर कल से ही प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अधिवेशन होंगे, तो उसमें अब ये बताया जा रहा है कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था तो कौन कौन से संशोधन हुए, और अब 4 दिसंबर से जब सत्र होगा तो कौन कौन से संशोधन प्रस्तावित हैं। इसे बड़े गौर से सुनिएगा, परीक्षा उपयोगी आप लोगों के लिए है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अनुच्छेद पहले हमने 2029A इसमें संशोधन किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो अधिवेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, राजधानी दिल्ली, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। ठीक, इसमें SC ST भी शामिल हैं, और ये बताया गया ये जो सुधार इसमें हुए हैं और जो आरक्षण है 15 वर्षों के लिए अभी लागू रहेगा। आगामी 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। ये जो अभी अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका प्रावधान था। ठीक है। उसके अंतर्गत राजधानी दिल्ली के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए ये जो आरक्षण के लिए करा गया संशोधन संविधान में, तो उसमें
अनुच्छेद 239 ए ये रखा गया राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसके लिए ये रखा गया 2029 ए। अनुच्छेद 330 ए ये रखा गया लोकसभा के लिए, ठीक है। ये अनुच्छेद 332 ए ये रखा गया राज्य विधानसभाओं के लिए। संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, उनमें संशोधन करते हुए और ये व्यवस्था की गई कि इस जो अधिनियम इसको हम कैसे लागू करेंगे। फिर एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 334 ए। ये जो अनुच्छेद 334 है, जब भारतीय संविधान बना है, अनुच्छेद 334 में ये प्रावधान किया गया है आरक्षण कितने वर्षों तक लागू रहेगा। SC ST के लिए जो आरक्षण लागू है, संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं प्रति 10 वर्ष। अभी भी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया, तो इसमें आरक्षण की अवधि बताई गई है। तो इसको जो है 15 वर्षों के लिए अभी इसको रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक। इसको आपको समझ में आया। अब आपको ये देखना है कि अब जो संशोधन होंगे, जो शीतकालीन सत्र इसीलिए बुलाया गया है कि अब संविधान में संशोधन होंगे। किस लिए होंगे? क्योंकि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनको इस अधिनियम के दायरे में नहीं रखा गया था, उनको भी शामिल करना है, इसीलिए शीतकालीन सत्र बुलाया जा रहा है। और जो बैठकें प्रस्तावित हैं उसमें अब यहाँ संशोधन होंगे। किसमें संशोधन होंगे मैं मिटाना चाहूंगी बच्चों। संशोधन अनुच्छेद होगा 239, ठीक है। 239 और 239 ए, इसमें संशोधन होगा क्योंकि पहले तो कोई उल्लेख नहीं था, तो इसीलिए अब जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया जाएगा और उसी तरह 33% आरक्षण यहाँ पर भी रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 339 ए है, इसमें भी मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में, इन दोनों में हमको 33% आरक्षण लागू करना है। तो कश्मीर पर भी ये, जम्मू कश्मीर पर भी ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, ठीक है। या आप स्पष्ट समझ लीजिए कि उस समय ये दोनों क्षेत्र छोड़ दिए गए थे, छूट गए थे, तो उनको अभी, चूंकि अधिनियम तो अभी लागू हुआ नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत में इसको लागू करने के लिए ये जो है शीतकालीन सत्र में ये जो संशोधन है ये प्रस्तावित है। अब अपन को देखना है कि इसमें ये लोग सीटें कैसे रखेंगे। पुडुचेरी के लिए आरक्षित सीटें कैसे रखेंगे। ये पुडुचेरी है और यहाँ पर इस विधानसभा में कुल 33 सीट हैं। तो अब 33 सीट में 30 में निर्वाचन होंगे, 30 में निर्वाचन होंगे, ठीक है। और जो 3 सदस्य हैं, 33 में 30 में चुनाव होंगे और 3 जो होंगे वो नामांकित होंगे, नॉमिनेट होंगे, ठीक है। तो जो नामांकित होंगे, इसमें भी इनको 30 में जो सीट है इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, 30 में भी होगा और 33 में 3 भी सुनिए कि नामांकित कैसे होंगे। इस नामांकित में जो अब संशोधन लाया जाएगा कि इसमें हमको महिला की सीट भी एक नामांकित होगी। अब देखना है अपन को जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसे इसमें सीटें बढ़ा करके जैसे 90 हैं, यहाँ कहाँ कर दी, ये जो सीटें इसमें बढ़ाई जाएगी 3 और नामांकित करके। ये जो शीतकालीन सत्र होगा तो उसमें पुडुचेरी के लिए कुल सीट है 33, ठीक है।
तो 33 में 30 में चुनाव होंगे, ठीक है, इसमें चुनाव होंगे और इस चुनाव में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और 3 होंगी नामांकित, नॉमिनेट होंगी, तो उसमें भी महिला आरक्षण होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पुडुचेरी, ये मतलब अभी संशोधन होगा शीतकालीन सत्र में, ठीक। अब अपन ये तो पुडुचेरी का हो गया, अब अपन को देखना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना है, जम्मू संभाग के लिए 43 सीटें हैं, कश्मीर के लिए संभाग ये भी है 47 सीटें हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको अपन POK के नाम से जानते हैं, ये सीटें हैं 24। तो कुल मिलाकर के 114 सीट हैं। इनमें भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। जो विधेयक लाया जाएगा उसमें ये कहा जा रहा है, ये जो सीट 90 हो रही हैं, कौन सी, 43 और जम्मू कश्मीर की जो सीट है 43 और 73, 47, 43 और 47, इनको ये जो 90 हैं, 90 सीट हो रही है, आप इसको छोड़ दीजिए, POK को छोड़ दीजिए, ये जो सीट 90 हो रही हैं, इन सीट को बढ़ा करके करा जा रहा है 90 को 93 किया जाएगा, 3 सीटें बढ़ाई जाएंगी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के उस समय की परिस्थितियों में जो प्रवासी पंडित वाला क्षेत्र था, तो कश्मीरी पंडित, प्रवासी पंडित, उनके कारण उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी 3 सीट बढ़ाई जा रही है ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हो सके। इसलिए 90 की जगह 93 सीट होने का प्रावधान किया जाएगा। ये विधेयक जो प्रस्तावित है उसमें 4 से 22 दिसंबर के बीच ये निर्णय लिए जाएंगे। और ये जो ऑक्यूपाइड जो है, इसमें भी कहा जा रहा है कि सीट बढ़ाई जाएगी, संभावना ऐसी करी जा रही है, इसको भी, इसलिए इसको भी जोड़ा गया है 24 को। और ये कहा जा रहा है कि इसमें भी हम 3 सीट इधर तो बढ़ जाएगी, मगर POK जो है यहाँ पर, इसमें भी हम 1 सदस्य जो है वो हम मनोनीत किया जाएगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण भारत में महिलाओं की भागीदारी को, राजनीतिक समानता को लाने का प्रयास किया जाए। 453 सीटों में से 181 सीट महिलाओं के लिए होगी, क्योंकि कल से सत्र आरंभ हो रहा है। आप लोगों को समझना चाहिए संसद की प्रक्रिया कैसे होती है, सत्र कैसे आहूत किए जाते हैं, किस तरह उनकी मीटिंग होती है, कैसे विचार विमर्श करके जो संविधान संशोधन होने चाहिए, कैसे उसकी रूपरेखा बनती है, प्रस्तावित किए जाते हैं, कैसे संसद की बैठकें होती हैं, फिर उन निर्णयों में का क्रियान्वयन होता है और संविधान में संशोधन होता है। इसलिए आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से कल से जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होने वाला है, मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ स्टडी की ओर आपको एक प्रयास किया है। बताइएगा ये आपका आज की क्लास कैसी लगी, जरूर देखिएगा। और सत्र देखिएगा, नारी बंधन अधिनियम को इसलिए भी पढ़िएगा क्योंकि अब एग्जाम में जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे या आपकी जो कॉलेज में जो परीक्षाएं होंगी, उसमें कहीं ना कहीं इन विधेयकों का उल्लेख अवश्य होगा, क्योंकि महिला समानता का जो पाठ्यक्रम है वो आपके कक्षा में है, इसलिए इसे आपको
समझने का प्रयास करना चाहिए। ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि कठिन लग रहा है, नहीं समझेंगे। यदि अभी एक बार कठिन लग रहा है, सरलता से उसे समझ लीजिए। यदि आपको अभी भी इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कई चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसी अधिनियम को और सरलता से ला सकूं और आपको बता सकूं। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।